आज मैं फिर से आपके सामने एक और थ्योरी लेके आई हूँ। ये थ्योरी है सिगमंड फ्राइड जी की, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व की प्रकृति एवं सिद्धांत को बताया है। फ्राइड के व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मनोविश्लेषण अस्तित्व के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का विकास कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों या उपागमों का समुच्चय है, मतलब उनका थोड़ा सा कुछ अंश लिया गया है, समुच्चय इकट्ठा। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव की मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के द्वारा अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। व्यक्तित्व की संरचना से क्या मतलब है कि जो व्यक्तित्व की संरचना है उसमें क्या है। अगर हम बात करें तो व्यक्ति की संरचना से तात्पर्य है कि इन्होंने दो बताई हैं, पहला है आकारात्मक मॉडल, दूसरा है ज्ञानात्मक मॉडल, या इसको संरचनात्मक मॉडल भी कहा जाता है। आकारात्मक मॉडल में क्या आते हैं, आपके आकार में आते हैं चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, इससे सबकॉन्शियस भी कहा जाता है अर्धचेतन मन को। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, जो आपका पहला है आकारात्मक की मॉडल के बारे में, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका चेतन मन। चेतन मन क्या होता है, वह सभी इच्छाएं जिनका संबंध वर्तमान समय से होता है। आपका अनुभव, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रेरणाएं, वह संवेदनाएं जिसमें दिमाग लगता है, वो सारी चीजें जिनका संबंध आपके वर्तमान से है। ठीक है, चेतन मन केवल 10% कार्य करता है। जो हमारे मस्तिष्क का 10% भाग में ही चेतन मन होता है, बाकी जो 90% है वो अचेतन होता है। सेकंड है आपका, इसमें आगे हम जो बात करें, जो भी दिख सकती हैं या जो कुछ भी चीजें प्रतिनिधित्व करें, वो क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, चेतन मन की होती हैं। सुलभ स्मृति या अर्धचेतन मन, यह चेतन व अचेतन मन के मध्य स्थिति होती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति ना जागृत होता है और ना ही पूरी तरह से अचेतन होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति ना तो पूरी तरीके से क्या होता है, जागृत होता है, ना ही चेतन होगा, ना ही वो अचेतन होगा। तो बीच वाला जो कंडीशन होगी वो अर्धचेतन आती है। फ्राइड का मानना था कि अर्धचेतन मन में यदि कोई इच्छाएं, भावनाएं एवं प्रेरणा आती हैं, किंतु हमें उनकी प्रयास करने से चेतन स्तर पर ला सकते हैं या आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कोई भी वस्तु रखकर भूल जाते हैं, ठीक, परंतु याद करने पर वह हमें याद आ जाती है, तो वो हमने उसको कहाँ रखा, अब वो कहाँ पहुंच गया, चेतन मन में। क्लियर। पहले वो क्या थी, अर्धचेतन, ना तो उसे कुछ याद था, ना ही वो देखो उसको अर्धचेतन का मतलब ना तो पूर्ण रूप से वो भूला था, ना उसे याद था। तो ये अब बीच वाली कंडीशन जो होती है अर्धचेतन में आती है। लेकिन अर्धचेतन में जब हम दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालते हैं तो हम उसे कहीं ना कहीं चेतन मन में ला सकते हैं। कैसे, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम कोई भी चीज़, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने पूछा कि ताजमहल कहाँ है, एकदम से आपको याद नहीं आया, तो आप ना तो ऐसा है कि आपको याद ही नहीं है, ना ऐसा कि आप भूल गए, तो वो वाली कंडीशन क्या थी, अर्धचेतन। लेकिन आपने दिमाग पे जोर डाला, आपने कहा आगरा, तो वो कौन से मन में चला गया, चेतन मन में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अर्धचेतन की, वो सॉरी अचेतन। अचेतन क्या होता है, अचेतन शब्द चेतन से ठीक विपरीत होता है। चेतन मन का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, अचेतन, अर्थात जो चेतना से दूर हो वह अचेतन है। फ्राइड ने आकारात्मक मॉडल में चेतन एवं अचेतन की तुलना अचेतन मन के अधिक महत्व दिया है। 10% हमारा चेतन मन होता है और 90% जो है आपका अर्धचेतन है। जैसे हमारे मस्तिष्क में के भीतर वह अचेतन है, वह इच्छाएं जो आप समाज के दबाव डर से नहीं कर सकते, वह अचेतन मान ली जाती हैं। ऐसी इच्छाएं जो चेतन स्तर पर निष्क्रिय होकर अचेतन मन में दमित हो जाती हैं। अब जैसे मैं एक बात कहूँ, जैसे लड़के हैं या लड़कियां चाहती हैं कि मैं मॉडलिंग करूँ,
या मैं ऐसी ड्रेस पहनूं, शॉर्ट ड्रेस, लेकिन अपने समाज के डर से वो नहीं पहन पाती हैं। तो वो सारी इच्छाएं कहाँ चली जाती हैं, दब जाती हैं। वो किस में जाती हैं, आपकी अचेतन मन में। ठीक है, ऐसी इच्छाएं जो समाज द्वारा या किसी के डर से हम उनको पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन सी इच्छाएं होती है, हमारी अचेतनिक। अब तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, ये आकारात्मक मॉडल के 3 पार्ट है। पहला है चेतन मन, ये किसने दिया आकारात्मक मॉडल, अगर आपसे पूछा जाए तो ये सिगमंड फ्राइड जी ने दिया है। इसमें सबसे पहला आता है चेतन मन, सेकंड आता है अर्धचेतन, थर्ड आता है अचेतन। चेतन में वह सभी इच्छाएं हैं जिनका संबंध वर्तमान में है, जैसे आपका अनुभव है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी प्रेरणा है, आपकी संवेदनाएं, जिनमें हम दिमाग लगा रहे हैं, जो आज प्रेजेंट में है। और याद रखना है, हमारे मस्तिष्क में केवल 10% ही कार्य करता है चेतन मन, बाकी सब अचेतन मन है। जो भी हमें दिख सकता है, जो सभी चीजें हमारे सामने साक्षात हैं, प्रतिनिधित्व हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चेतन मन है। अर्धचेतन या अर्ध स्मृति मतलब कुछ याद है भी और नहीं भी, दोनों चीज होती हैं। इसमें याद भी होता है और इसमें याद नहीं भी होता है। तो वो कौन सी होती है, आपकी सुलभ स्मृति या अर्धचेतन। यह चेतन व अचेतन के बीच की कंडीशन होती है। अचेतन चेतन का मतलब है, या तो हम इससे देखो, ये कोई इच्छा है ना, तो पूरी तरीके से दमित है और ना पूरी तरीके से हमें याद है, तो कुछ कुछ चीजें उसकी हमें माइंड में चल रही होती है, वो क्या होती है, अर्धचेतन। यह चेतन व अचेतन मन के मध्य की स्थिति होती है। यह क्या होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति ना जागृत होता है, ना ही पूरी तरीके से अचेतन होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, इसमें अचेतन में क्या होता है, वो सारी इच्छाएं होती हैं जो हम समाज के डर से दमित कर देते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते, वो सारी अचेतन मन में चली जाती हैं। लेकिन अर्ध चेतन जो होता है, इसमें वो सारी इच्छाएं जिन्हें हम थोड़ा सा मेहनत करें तो वो हम अचेतन मन, उसमें अर्धचेतन से चेतन मन में उन्हें ले जा सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका, क्या मैंने बताया, आकारात्मक मॉडल, जो इसके 3 पार्ट्स थे। आप गत्यात्मक या संरचनात्मक। गत्यात्मक में क्या है, फ्राइड का मत है कि मूल प्रवृत्तियां से उत्पन्न मानसिक संघर्ष या समाधान जिन साधनों के द्वारा होता है, वे सभी गत्यात्मक एवं संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आती हैं। इनका कहने का मतलब है कि वो सारी परेशानी जिनका समाधान हमें मिलता है, वो सारी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंदर आती हैं। जैसे फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने हमें 3 पार्ट बताए, गत्यात्मक और संरचनात्मक मॉडल के 3 पार्ट बताए, इदम, अहम और परम अहम। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इदम, अहम, परम किसने बोला, तो सिगमंड फ्राइड जी ने कहा है। इदम आईडी, अहम ईगो, परम अहम सुपर ईगो। अब एक व्यक्ति है, इसके 2 कान होते हैं। ठीक है, हमारे जैसे 2 कान होते हैं। एकदम क्या वो बोलता है, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि ऐसा कर, कोई बात नहीं, चोरी कर, है ना। जैसे दिखा इसको कोई ऐसी लग्जरी चीज दिखी सामने, इसको क्या दिखा, एक अच्छी सी कार दिखी, चल पे चोरी कर ले। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, इदम बोलता है। पर सुपर ईगो क्या कहती है, गलत काम करने को इग्नोर करती है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें ले जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे जो दिमाग में आती हैं, वो सुपर ईगो के अंदर आती हैं। अब इन तीनों को हम थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे सबसे पहले इदम, ये सुखवादी सिद्धांत को फॉलो करता है, जो इसमें हम वही सोचते हैं जो चीजें हमें सुख देती हैं, जिन चीज़ों को सोचकर हमें अच्छा महसूस होता है, जो चीज़ें हमने सोचा, अरे हमारे पास लग्जरी कार होगी तो हम अच्छे से घूमेंगे, ये एसी होगा, हमारे पास बड़ा बड़ा घर होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या सुखवादी सिद्धांत के लिए प्रेरित करती हैं। ये लिबिडो का सुखवादी सिद्धांत ये एक ऐसे कार्य करता है जिनका उद्देश्य केवल सुख प्राप्ति के लिए होते हैं, इसका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं होता, इसका केवल एक उद्देश्य होती है, खुद को सुख प्राप्त देना। ठीक है, इसके लिए वो गलत कार्य भी कर सकता है, उसके लिए कोई महत्व नहीं करता क्या अच्छा क्या नहीं, लेकिन उसके लिए महत्व रखता है सुख की प्राप्ति। इसको उचित अनुचित विवेक अविवेक इसका कोई संबंध नहीं होता, क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। अगर मैंने चोरी किया तो ठीक होगा, अगर मैंने किसी को मारा तो उचित होगा या नहीं होगा, या मैंने किसी के पैसे चुरा लिए तो वो अच्छा है नहीं हुआ। लेकिन किसी को गाली देना है तो
इसको खुद को अच्छा लग रहा है तो ये इदम में हमेशा वो सारी चीजें आएंगी जिसमें इसको खुद को सुख प्राप्त हो रहा है। इसको अच्छे बुरे, उचित अनुचित, विवेक अविवेक से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यह जैविक तत्व है। यह ना तो गुण अवगुण नियम कानून कुछ नहीं मानता। इसके लिए कुछ मतलब नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, कौन से नियम है, कौन से कानून है। कि ना किसी के नियम को मानता है, ना किसी कानून को मानता है, ना किसी गुण को मानता है, ना अवगुण को मानता है, ना किसी उचित चीज को मानता है, ना अनुचित को मानता है, ना विवेक को मानता है, ना अविवेक। इसका मेन मोटिव है कि मुझे अपने सुख के लिए काम करना है। एक सपोज इस पेन की ही बात मैं एग्जांपल ले लूं, अगर ये उसके दिमाग में आ गया कि मुझे ये पेन लेना है, चाहे ये पेन मेरा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे इसमें सुख की अनुभूति हो रही है, उसे इसमें अच्छा महसूस हो रहा है, तो अच्छा बुरा इसको कोई मतलब नहीं है कि ये किसी और का पेन है, मैं ऐसा करूंगा तो गलत है, सही है, अनुचित उचित। उसको केवल पेन चाहिए। लेकिन अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर बच्चे का अचेतन मन कार्य करता है। अचेतन मन क्यों कार्य करता है, यहाँ एक सवाल उठता है, अचेतन मन क्या होता है। ये वो इच्छाएं होती हैं जो हमें सुख प्राप्ति के लिए अग्रसर करती हैं, लेकिन हम समाज के डर से उन सब चीजों को नहीं कर पाते। तो क्या करेंगे, ऐसी गलत काम करने की जो प्रेरणा देंगी वो कौन सा मन देता है, हमारा अचेतन मन। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अचेतन मन के अंदर ही होती हैं। सारी गलत कार्य समाज क्यों नहीं करने दे रहा है, कोई हमें उन कार्य को क्यों नहीं करने दे रहा, तभी तो वो दबती हैं, क्योंकि वो चीजें गलत हैं। लेकिन हम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। अब सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा सिद्धांत को, सुखवादी सिद्धांत को कौन फॉलो करता है, इदम फॉलो करता है। तो छोटे छोटे बच्चे में इदम की प्रवृत्ति होती है। क्लियर, बच्चे को कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा। ये जो चोरी करते हैं, ठीक है, जो गलत काम करते हैं, उन सब में इदम की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ईगो, ये वास्तविकता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, यह वास्तविकता सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। यह हमारी सोच का तार्किक तरीके को है, जो मतलब बाल्यावस्था, आगे की घटना के बारे में पूर्व विचार करता है। कैसे, जैसे ये एक बच्चे के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, वो बैंक में जाता है, ठीक, बैंक में जाता है और अपने क्या करता है, ये बैंक में जाता है और चोरी कर ले, ऐसे उसके मन में विचार आए कि मैं चोरी कर लेता हूँ। लेकिन जब बाद में उसके मन में एक विचार आया कि अगर मैंने चोरी की तो उसके लिए क्या होगा, लोग मुझे मारेंगे, तो ये पहले उसके लिए पुण्य करने से पहले पुण्य विचार करता है उस घटना के बारे में, जो उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, इदम कुछ नहीं सोचता इन सब चीजों। इदम क्या सोचता है कि बस मुझे इससे अच्छा लग रहा है, मुझे इनसे सुख मिल रहा है, तो जो उसमें उसको सुख की उद्देश्य, उसका जो मेन मोटिव होता है, सुख की प्राप्ति हो रही है, जिसमें उसे सुख की अनुभूति हो रही है, वो वह कार्य करता है। लेकिन ईगो क्या है, ईगो में वो एक बार उस चीज को सोचता है कि अगर मैंने ऐसा कार्य किया, जैसे मैंने एक पेन का एग्जाम्पल दिया, इदम जिसकी इदम की प्रवृत्तियां होंगी वो इस पेन को उठा लेगा। लेकिन ईगो वाला क्या सोचेगा, अगर मेरे को ये पेन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको उठाया तो शायद मुझे डांट लगाएंगी। तो ये वाली जो पुण्य विचार वाली चीज होगी वो हो गई ईगो में। और सुख की प्राप्ति के लिए जो भी प्रवृत्तियां वाली, जो भी उसके मन में विचार आते हैं, केवल सुखवादी सिद्धांत को फॉलो करता है इदम। ठीक है, कि जैसे इसने बोला कि मेरे साथ क्या होगा। और सुपर ईगो जज भी कहते हैं इसको, ये नैतिक गुणों का प्रतीक है। इसे आदर्शवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अब मैंने ये वाली घटना बताई थी, तो इसमें क्या होगा कि जज का कार्य कैसे करता है कि इसमें जो घटनाएं आती हैं, जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उन सारी चीजों को ये बताता है, जज करता है कि सही है या गलत है। जैसे चोर जो है, जो गलत काम कर रहा है, वो इदम है। पुलिस जो है, जो उसके बारे में विचार कराती है, अहम। लेकिन जो उसका नैतिक गुणों का प्रतीक माना जाता है, वो क्या है, परम अहम। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। आज मैंने आपको सिगमंड फ्राइड पढ़ाया। सिगमंड फ्राइड में मैंने आपको क्या बताया कि सिगमंड फ्राइड ने ये जो फ्राइड थे, इन्होंने क्या किया है, मनोविश्लेषण, ठीक है,
मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों का उपागम है। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रिया और व्यवहारों के द्वारा अध्ययन किया है, इससे संबंधित है और ये समाज पर लागू किया जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व की रचना की है। इसके इन्होंने 2 पार्ट बताए, आकारात्मक और गत्यात्मक, और इसको संरचनात्मक भी बोलते हैं। आकारात्मक के 3 पार्ट थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और इसके बाद अगर हम गत्यात्मक की बात करें, गत्यात्मक में क्या था, फ्राइड के अनुसार इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर 3 साधन होते हैं। फ्राइड के अनुसार जैसे 3 प्रवृत्तियां पाई गई हैं, इदम, अहम, परम है। इदम हमेशा बुरे काम, गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि वो सारी अपूर्ण इच्छाएं जिससे उसे सुख मिलता है, जिससे उसे अच्छा लगता है कार्य करने में, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। याद रखना, जो इदम है वो हमेशा सुखवादी सिद्धांत को फॉलो करेगा। सुपर ईगो क्या करता है, गलत कार्य करने को इग्नोर करता है, करने को बोलता है कि ऐसा कार्य इसको भूल जाओ, ये इनकी तरफ ध्यान ही मत दो। देखो ये क्या करता है, ये अपनी पूर्ण इच्छाएं जो इसे सुख देती हैं उन सब चीजों की तरफ ध्यान देता है, लेकिन ये क्या करता है, उन पे पुनः विचार करता है। ये क्या कहता है, गलत काम करने को मना करता है, इग्नोर करता है। क्लियर? इसलिए बोलते हैं ये अपूर्ण इच्छाओं पे करता है। ईगो क्या करता है, ये कार्य करता है कि पहले जो वो कार्य करता है उसके बारे में पुनः विचार करता है। सुपर ईगो क्या करता है, एक जज का कार्य करता है। इसे जज भी कहते हैं कि नैतिक गुणों का प्रतीक माना जाता है। ये क्या करता है, हमें उन गलत कार्यों को इग्नोर करने के लिए बोलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। जैसे हमारे घर के हैं, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मिट्टी खा रहा है क्योंकि उसको सुख मिल रहा है, उसमें सुखवादी सिद्धांत, उसके लिए उसके दिमाग में कुछ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको मिट्टी खाने में मजा आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि मिट्टी खा लेता है। वो क्या है, इदम, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन अगर बाल्यावस्था में जैसे कोई बच्चा है, वो भी मिट्टी खाने के लिए उसका मन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचेगा कि अगर मैंने मिट्टी खाई तो वो गलत होगी, मेरी मम्मी डांटेंगी। लेकिन ये वाला बच्चा नहीं सोचता कि उसको क्या अच्छा बुरा है क्या बुरा नहीं, उसको तो जो करना है, जो उसको अच्छा लग रहा है वही कार्य है उसको करने हैं। यही अंतर होता है इदम और अहम में। अहम वाला बच्चा क्या करता है कि उस कार्य को करने की सोच विचार तो उसके दिमाग में आते हैं, लेकिन उस कार्य को करने से पहले वो पुनः विचार करता है, एक बार फिर सोचता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ क्या होगा, अगर मैंने मिट्टी खाई तो मेरी मम्मी इस चीज के लिए मुझे डांटेंगी। और परम अहम क्या होता है, उन कार्य को इग्नोर करने के लिए बोलता है कि उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, इसलिए इसको जज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर होंगी आज सिगमंड फ्राइड की। और मैं थोड़ा सा नोटिस कर रही हूँ कि शायद आप इन वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं। लास्ट 3 डेज से जो मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा मेन मोटिव आपको बुक से इसलिए पढ़ाना है कि एक एक लाइन मैं आपको पढ़ाती हूँ जिससे सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं। ठीक है, बात वही है, अगर मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो भी वही है, और मैं नोटबुक से पढ़ा रही इसलिए पढ़ा रही हूँ जो मैंने खुद के नोट्स तैयार किए, उसके एक एक लाइन मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है और इसका क्या यूज है। बोर्ड पर हम जब पढ़ाते हैं तो 2-4 चीजें स्लिप हो जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ क्योंकि अब ये एग्जाम की बात है तो आपके माइंड में कोई भी चीजें स्लिप ना हो। क्लियर है? आई होप जो मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं वो आपको समझ आई होंगी। और एक चीज याद रखना, सुपर ईगो में वो सारी इच्छा आती हैं जो चेतन मन की होती हैं, ये अचेतन मन वाली आती है, इसमें चेतन वाली। इदम में कौन सी आती है, अचेतन, और परम अहम में आती है सुपर ईगो में चेतन। वो सारी इच्छाएं जो हमारे वातावरण की इच्छाएं, जो वातावरण हम पे जो प्रभाव डालता है, समाज है, परिवार है, ये सारी चीजें जिनका प्रभाव हम पे पड़ता है, वो सारी इच्छाएं आती हैं। इसमें वो इच्छाएं आती हैं जो अचेतन मन में होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ईगो हमेशा वास्तविकता का सिद्धांत को फॉलो करता है, वास्तविक में जो है उसको फॉलो करता है, ये सुखवादी सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक, थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि इदम अहम परम अहम में क्या डिफरेंस है, या ये किसने दिया है। आपके अकॉर्डिंग अगर पूछे आकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है तो आपको पता होना चाहिए सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था। अगर आपसे पूछे
के गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी सिगमुंड फ्राइड जी ने दिया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए फ्राइड के अनुसार इस मॉडल के अंतर्गत 3 साधन आते हैं। ये मैंने आपको बताया था, इदम, अहम, परम अहम। ऐसे ही आकारात्मक मॉडल के अंदर 3 आते, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। क्लियर है? ये व्यक्तित्व की संरचना में है। इसके 2 मॉडल हैं, आकारात्मक और गत्यात्मक। इसको संरचनात्मक भी बोलते हैं। आकारात्मक के 3 टाइप है, इसके भी 3 टाइप हैं। इसके आकारात्मक के 3 टाइप चेतन, अर्धचेतन, अचेतन है। संरचनात्मक का क्या है, इदम, अहम, पर अहम। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करके, पिंग करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।